एमबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात राजधानी की करेंगे, जहां पर दिल्ली के लक्ष्मी नगर मुख्य बाजार और आसपास के बाजार बंद कर दिए गए हैं। इन बाजारों में कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा था, जिसके बाद पूर्वी दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट ने 5 जुलाई को रात 10 बजे तक इन बाजारों को बंद करने का फैसला लिया। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगतराम पार्क, गुरु रामदास नगर 5 जुलाई की रात 10 बजे तक कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन नहीं करने के लिए बंद किए गए हैं। पूर्वी दिल्ली की मजिस्ट्रेट और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण की अध्यक्ष सोनिका सिंह ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि विकास मार्ग से लवली पब्लिक स्कूल, किशन कुंज और उसके आसपास के इलाकों जैसे मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगतराम पार्क और तमाम इलाकों को 5 जुलाई की रात 10 बजे तक के लिए बंद रहेंगे। हालांकि ये प्रावधान उन दुकानों पर लागू नहीं होंगे जो जरूरी सामानों की बिक्री करती है। प्रीत विहार के एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्मी नगर बाजार में दुकानदार, विक्रेता और आम जनता कोविड के नियमों का अच्छे से पालन नहीं कर रहे थे। बड़ी संख्या में यहां लोगों के आने की वजह से मार्केट एसोसिएशन पिछले रविवार यहां कोविड के नियमों का पालन नहीं करा पाया, जिसके बाद डीसीपी ईस्ट को हिदायत दी गई कि वो आदेश को सख्ती से पालना करवाएं और पूर्वी दिल्ली नगर निगम यहां का सैनिटाइजेशन करे। मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को प्रशासन का समर्थन करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि व्यापारियों का दावा है कि मार्केट बंद करने से पहले उनकी राय नहीं ली गई और न ही उन्हें भीड़ बढ़ने की जानकारी दी गई है। मंगल बाजार ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित कुमार शर्मा का कहना है कि सप्ताह में कुछ दिन भीड़ जरूर देखी गई थी, क्योंकि आसपास के इलाकों से लोग यहां पर अक्सर ये जानने के लिए आते थे कि पटरी बाजार शुरू हुआ है या नहीं। शर्मा ने बताया कि नगर निगम ने अभी पटरी बाजार को अनुमति नहीं दी है, लेकिन उनके विक्रेता यहां आते रहते हैं, वरना यहां की स्थिति सामान्य ही रहती। हमें इसके बारे में जानकारी तब मिली जब हमने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। चलिए, इसी पर संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, एक बार फिर से जहां आमजन की लापरवाही देखने को मिली थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया, अब एक बार फिर से बाजार बंद कर दिए गए हैं, अब जनता का क्या रुख है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन करने को देखने को मिल रहा है और जनता जो है लगातार कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर बिल्कुल भीड़ बढ़ रही है। और यहाँ तक कि ये कहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले भी संज्ञान लिया था और ये भी कहा था कि जो अधिकारी बाजारों के अंदर लगाए गए हैं वो कहाँ हैं, उनको सख्ती से पालन कराना चाहिए। मगर यही चीज हमने इंदरलोक इलाके के अंदर भी देखने को मिली थी और यही चीज अब कह सकते हैं लक्ष्मी नगर इलाके के अंदर जो मार्केट लगते साप्ताहिक मार्केट, उसके अंदर भी यही चीज देखने को मिली और लगातार कहीं ना कहीं मार्केट को 5 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। यानी कि सीधे सीधे कहें तो कोरोना की गाइडलाइन को जो पालन नहीं करेगा उसके ऊपर सख्ती से पालन करवाया जाएगा। मगर जिस तरीके से मार्केट को बंद किया गया, क्योंकि लक्ष्मी नगर मार्केट एक ऐसी मार्केट है यहाँ पर तमाम आसपास के लोग इतने ज्यादा आते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं भीड़ से भर जाती है और इसीलिए 5 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया और जो आसपास के इलाके हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। और लगातार यही कोशिश की जाएगी कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाए और जो अधिकारी जो इनको पालन नहीं करवा रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और जो मार्केट के लोग हैं, चाहे वो व्यापारी है, दुकानदार है या फिर आम जनता है, उनको भी लेकिन राजीव, देखिए, जिस तरीके से बाजार खुलने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद लापरवाही सामने आई थी और इसी चीज का डर था कि कहीं संक्रमण एक बार फिर से न बढ़ जाए, और अब वह हुआ भी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की लापरवाही देखने को मिली थी उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है और हो सकता है कि ये फैसला आगे भी बढ़ाया जाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अधिकारियों की, तो अधिकारियों ने बिल्कुल भी कहीं ना कहीं लापरवाही की कोरी करी है। हमने यही चीज इंदरलोक इलाके के अंदर दिखाई थी, वहां पर भी लापरवाही थी और कहीं ना कहीं जब मीडिया ने संज्ञान लिया तो उसके बाद में कहीं ना कहीं अधिकारियों की नींद जागी। मगर यही चीज लक्ष्मी नगर इलाके के अंदर भी देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था और मीडिया ने जैसे संज्ञान लिया तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को कान खड़े हुए और उनके कहीं ना कहीं अधिकारियों ने नियमों का पालन कराने के लिए मार्केट को बंद कराया गया। मगर मार्केट बंद कराना एक सोल्यूशन नहीं है, मगर कहीं ना कहीं जनता को और व्यापारियों को और दुकानदारों को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। ये सबसे बड़ी अधिकारियों की बात होनी चाहिए। मगर जिस तरीके से मार्केट के जो अधिकारी हैं या फिर कहें जो अध्यक्ष है एसोसिएशन के, उन्होंने कहा जी उनको जानकारी नहीं थी, मगर ये जानकारी सबके लिए एज ए विज्ञापन के तौर पर जानकारी दी गई थी और दिल्ली सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी यही कहा था कि बिल्कुल। अब ये सब चीजें तो बहाने होते हैं राजीव, चीजों से बचने के लिए बहाने एक तरह से वो बना रहे हैं कि अब उनके पास ये जानकारी नहीं थी, लेकिन जब ये जानकारी थी और जानकारी ना भी हो तो भी जब हमें पता है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या कुछ है, तो उसके लिए हमें खुद ही पालना उसकी करवानी चाहिए, किसी को कहने की जरूरत नहीं है।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अगर ये बात करें, अपनी जिम्मेवारी खुद समझनी होगी, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारी भी यही कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो खुद समझे। मगर बात करें जिस तरीके से अनलॉक की, तो अनलॉक के अंदर जब करा गया था, अरविंद केजरीवाल ने खुद बार बार मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की गई थी कि लोग बाग खुद सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना के रखे, मास्क लगा के रखे। और बाजारों को जब खोला जा रहा था तो कहीं ना कहीं यही कहा गया था कि बाजारों के जो व्यापारी हैं, दुकानदार है, एसोसिएशन है या ग्राहक है, सभी अपने अपने नियमों का पालन करें। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहाने यहाँ पर लक्ष्मीनगर के इलाके के अंदर दिए गए एसोसिएशन की तरफ से कि उनको जानकारी नहीं थी, ये जानकारी सबके पास थी, मगर कहीं ना कहीं बहाने इस तरीके के नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि सबको पता है कोरोना से बचने के लिए यही एक समाधान है, जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर और कस्टम मास्क का यूज करना है। मगर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। और देखना होगा कि लक्ष्मीनगर इलाके के अंदर सख्ती बरतने के बाद में क्या और इलाकों में सख्ती बरती जाएगी या कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलेगी। जी, या फिर हो ये भी सकता है कि जो यहाँ पर एक्शन लिया गया उसके बाद बाकी जो इलाके हैं वहां के लोग समझे और ऐसी स्थिति ही ना बने कि हमें एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर जाना पड़े। इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी राजीव कि आखिर वो क्या कारण था कि प्रशासन भी इस तरीके से लापरवाह होता नजर आया। आम नागरिकों की हम एक समय को समस्याएं उनके समझ सकते हैं कि उन्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तब वो निकले, लेकिन प्रशासन तो वहां पर मौजूद था। आखिर प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं की उन्होंने और क्यों जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना नहीं करवा पाए? देखिए यहाँ पर एक बात करें, जिस तरीके से अधिकारियों की तरफ से पालना क्यों नहीं करवाई गई, ये तो अधिकारी बता सकते हैं। मगर जो मीडिया के माध्यम से यही जानकारी मिल पाई है, क्योंकि जिस तरीके से जब मीडिया पहुंचता है और कहीं ना कहीं जब उनको जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं अधिकारी जागते हैं। मगर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और कहे सिविल डिफेंस के जो अधिकारी थे, एसडीएम की टीम थी, कहीं ना कहीं इनकी तरफ से लापरवाही की जा रही थी, जिसकी वजह से बाजारों के अंदर निरंतर भीड़ बढ़ रही थी। अगर ये अधिकारी जो है वो सख्ती से पालन करे तो बाजारों के अंदर बिल्कुल भी भीड़ नहीं बढ़ेगी और कहीं ना कहीं दुकानदार भी अपने आप को एक जागरूक करेगा और ग्राहक को भी जागरूक करेगा। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं हर तरीके से अवहेलना की जा रही थी, नियम का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से लगातार भीड़ बढ़ रही थी। क्योंकि ये चीज हमने इंदर लोक इलाके की बात करें, लक्ष्मीनगर इलाके की बात करें या और इलाकों की बात करें या सदर बाजार मार्केट की बात करें, यहाँ पर भी लगातार कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ती चली जा रही है और जो अधिकारी हैं वो अभी भी संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी, आखिर देखिए अधिकारी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमने जब आम नागरिक की बात की है, जब एसोसिएशन पर यह बात लागू होती है कि उन्हें खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तो प्रशासन को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अभी संक्रमण कम हुआ है लेकिन खत्म तो नहीं हुआ है, जो हम इस तरीके की लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। एक और जब तीसरी लहर के लिए भी चेता दिया गया है राजीव, तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम ही लापरवाह क्यों बन रहे हैं? हम तीसरी लहर को आने ही क्यों दे? देखिए यहाँ पर जनता की लापरवाही और अधिकारियों की लापरवाही, दोनों की लापरवाही है। क्योंकि अधिकारी जिस तरीके से बाजारों के अंदर मोनिटराइज नहीं करते हैं, सख्ती नहीं बरतते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को मौका मिल जाता है और जनता कहीं ना कहीं फिर और ज्यादा लापरवाही करती नजर आती है। मगर यहाँ पर दोनों की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो हम सरकारों को पर्यवेक्षक डाल दे, मगर जिम्मेवारी आम व्यक्ति की भी बनती है। क्योंकि जिस तरीके से वो नियमों का पालन नहीं करेगा और अपने आप को नहीं बचाएगा, अगर अपने आप को नहीं बचाएगा तो अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा? और यही चीज अब तीसरी लहर से खतरे बने हुआ है और इसी के लिए बच्चों को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो बच्चों के लिए घातक है। मगर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को समझना होगा कि इस वायरस से बचने के लिए समाधान क्या है और रास्ते क्या है। मगर जब तक जनता खुद नहीं चुनेगी रास्तों को और समाधान को, तो कहीं ना कहीं लापरवाही ही इसी तरीके की देखने को मिलती रहेगी। जी, और लापरवाही भी इसी के साथ देखिए, जब हमने जिक्र किया कि बच्चों पर यह संक्रमण कितना प्रभावी है, लोग इस चीज से भी खौफजदा नहीं हो रहे हैं कि अगर बच्चों में ये संक्रमण फैला तो स्थिति क्या बनेगी। देखिए सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता जिस तरीके से लापरवाही दिखा रही है तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बिल्कुल मुश्किल बनेगी, चाहे वो बच्चे किसी के भी हों, क्योंकि जैसे अधिकारी के हों या फिर आम जनता के हों। मगर बच्चे सबके हैं कि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि वायरस उनके पास कैसे आया, उनको बचना कैसे था। क्योंकि आजकल स्कूल बंद करे हुए हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को घरों में है, मगर वायरस जो है कहीं ना कहीं बड़े व्यक्ति ही घर में लेके जाएंगे और कहीं ना कहीं बच्चों को संक्रमित करेंगे और फिर कहीं ना कहीं स्थिति वही बनेगी जो डरावनी स्थिति हमने दूसरी लहर के अंदर देखने को मिली थी। जी, बिल्कुल। देखिए पहले कहा जाता था कि हम बच्चों को तो डांट कर घर में बिठा सकते हैं, लेकिन अब जो स्थिति है वो हम बड़ों को डांट कर घर में बिठा ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे बैठ जाते हैं लेकिन बड़े क्यों नहीं रुक रहे हैं, जब पता है कि संक्रमण बड़ों से ही फैलेगा। अगर आपके माँ बाप, अगर आपके पेरेंट्स जाएंगे बाहर तभी वो संक्रमण लेकर आएंगे। बच्चों पर इतना खतरा है, उसके बाद भी जनता जागरूक नहीं हो रही है और ये स्थिति लगातार एक ही जिले की नहीं है, एक ही राज्य की नहीं है, हम हर जगह ये स्थिति देखते नजर आ रहे हैं।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बड़ों की जिम्मेवारी, यानी कि जो जागरूक है, जो समझदार हैं, जो व्यापार कर रहे हैं या जो नौकरियां कर रहे हैं, इनकी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों को खुद सेफ करें। क्योंकि सरकारें तो सिर्फ अस्पतालों के अंदर सुरक्षा दे सकती है, हम्म। मगर घरों के अंदर सुरक्षा जो है वो खुद अपना व्यक्ति ही, घर के बड़े लोग ही दे सकते हैं। मगर जिस तरीके से अभी भी जनता कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बच्चों की मुश्किलें बनेगी और कहीं ना कहीं फिर बड़ों की भी मुश्किलें बनेगी। क्योंकि बच्चे अस्पताल नहीं जा सकते हैं इलाज कराने के लिए, फिर बड़ों को ही भागना पड़ेगा। उससे कहीं ना कहीं पहले ही अगर तैयारी कर ली जाए और पहले ही बचाव कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं समाधान का रास्ता निकल सकता है। मगर अभी भी जिस तरीके से मार्केटों के अंदर हालात है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अधिकारी और जनता दोनों की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर दोनों ही नियमों का पालन करें और एक दूसरे से दूरी बना कर रखे तो कहीं ना कहीं वायरस का खतरा काफी कम होगा और हम्म। तीसरी लहर समय से पहले नहीं आएगी। जी बिल्कुल। राजीव, जिस तरीके का ये फैसला लिया गया है ये काफी सराहनीय है, क्योंकि संक्रमण बढ़ने से पहले ये फैसला लिया गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बात मुंबई की करेंगे, जहां पर क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल ने बीएमसी में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इन सभी आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 जुलाई तक प्रॉपर्टी सेल की कस्टडी में भेज दिया है। प्रॉपर्टी सेल के अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठते थे और उनको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो भी खुद के पास जमा कर लेते थे, जिसके बाद ये लोग मौके से फरार हो जाते थे। ठगी को लेकर नवघर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद जांच भी शुरू कर दी गई है और इस जांच में पाया कि मुख्य आरोपी महिला प्रांजल भोसले है, जो बीएमसी के शिक्षा विभाग में काम कर रही हैं और इस पूरे कार्यक्रम में, पूरे गिरोह में उन्हीं का हाथ शामिल है। जिसके बाद आरोपी महिला अक्टूबर 2020 से फरार चल रही थी और इसी के बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी महिला और उसका पति गोवा के एक गांव में जाकर छिपे हुए हैं, अधिकारियों ने तुरंत एक टीम बनाई और जाल बिछाकर दोनों को धर दबोचा, जिनसे पूछताछ में 2 और लोगों का नाम सामने आया है। पुलिस ने उन 2 को भी गिरफ्तार कर लिया है। लॉकडाउन की वजह से गए 1 साल में बहुत लोगों की नौकरियां चली गई थी और बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, खासकर जो हमारे यंग जनरेशन के लोग हैं। तो वो लोग नौकरी की चाह में या हवा भटक रहे थे। इसमें से हम एक जो गैंग है जो इसमें संगठित रूप से काम कर रही थी, इसमें जो मेन एक्यूज लेडी है वो बीएमसी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में हाई पोस्ट पे है और उसके 3-4 रिलेटिव्स हैं। इन्होंने मिलकर ये सब लोगों को फंसाया, इनको झांसा दिया कि हम लोग आपको बीएमसी में अलग अलग पोस्ट पे नौकरियां दिलाएंगे, किसी को इंजीनियरिंग की नौकरी, किसी को क्लरिकल की नौकरी, एजुकेशन। तो क्राइम ब्रांच को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर प्रॉपर्टी सेल ने बीएमसी में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े के गैंग का खुलासा किया है, पर्दाफाश किया है और इसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये गैंग लोगों को बीएमसी में नौकरी दिलाने का झांसा देता था और उनके साथ उसके बाद उनसे पैसे ऐंठता था और साथ ही उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रखे जाते थे और जिससे कि ये अंदाजा भी लगाया जा रहा था, कयास ये भी लगाया जा रहा था कि उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कहीं ना कहीं गलत तरीके से उपयोग भी किया जा सकता था। इस पर प्रॉपर्टी सेल के अधिकारी ने जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपी लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठते थे, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करते थे, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है और जैसे ही यह कार्रवाई हुई, इसमें बीएमसी की एक अधिकारी, महिला अधिकारी शामिल मिली, जिनका नाम प्रांजल भोसले है और उनके साथ उनके पति भी इस पूरे गिरोह में शामिल थे, पूरे कांड में वो शामिल थे। जिसके बाद अक्टूबर 2020 से वो फरार चल रहे थे। फरार होने के बाद आरोपी महिला और उसका पति गोवा में एक गांव में जाकर छिप गए थे, जिसकी जानकारी जैसे पुलिस को मिली तो अधिकारी ने वहां पहुंचकर उनको धर दबोचा। तो इसी पर हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, लगातार हम मुंबई से इसी तरीके के मामले देखते हैं। सैकड़ों लोगों की नौकरी चली गई है। अब हर कोई इस तलाश में रहता है कि जैसे मौका मिले, प्राइवेट नौकरी मिले या बीएमसी मिले या सरकारी या गैर सरकारी मिले, वो करेंगे। ऐसे में इसका फायदा उठाकर एक महिला लगातार कोशिश कर रही थी कि किस तरह से लोगों को झांसे में लिया जाए। प्रांजल भोसले नामक यह महिला
लगातार लोगों से कह रही थी कि वो बीएमसी के एक डॉक्टर महिला अधिकारी के संपर्क में है और वो चाहे तो लोगों की नौकरी लगा सकती है। लिहाजा लोगों को उसने संपर्क किया और लोगों से पैसे भी लिए और उनके दस्तावेज भी लेकर अपनी चक्कर हो गई। इसको लेकर प्रॉपर्टी सेल में मामला गया। प्रॉपर्टी सेल के तमाम अधिकारियों ने इसकी जांच की। जांच के दौरान यह पाया कि ये जो प्रांजल भोसले नामक महिला है, लोगों के साथ ठगी करती थी और न सिर्फ वो बल्कि उसके पति सहित उनके 2 अन्य साथी जो है इस तरह की धोखाधड़ी करने के बाद मुंबई से बाहर गोवा में जाकर छिपे हुए थे, जिसकी तलाश प्रॉपर्टी सेल ने करते हुए उनको गोवा के एक गांव से दर दबोचा। सत्यप्रकाश, देखिए जिस तरीके का ये मामला है लॉकडाउन में, एक और जहां लोग पहले ही परेशान हैं लॉकडाउन से, कोरोना से और उसके साथ ही बेरोजगारी से, और उसके बाद इस तरीके के जब अधिकारी खुद उनसे ठगी करते हैं, पहले ही लोगों के पास जो फाइनेंशियल है वो कमी है और उसके बाद अब एक बार फिर से जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो इंसानियत पर भी यहाँ सवाल उठता है। तो देखिए मतलब लिहाजन क्या होता है, जब किसी को नौकरी की तलाश होती है तो लोग एक अच्छे सूत्र या अच्छे से विश्वसनीयता की तलाश करते हैं। ऐसे में जानकारी मिली कि यह महिला खुद एक महिला डॉक्टर के संपर्क में है जो बीएमसी में काम करती है। तो इन लोगों को इसने पहले भरोसा दिलाया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी। फिक्स चलते उसने लोगों से पैसे लिए। ये भी जानकारी मिली कि 2,27,00,000 के आसपास इन लोगों ने लिया है। लिहाजा 40 से 45 लोग इसमें पीड़ित है जिनके साथ इन लोगों ने धोखा किया है। अब इनकी तलाश भी की जा रही है कि और कितने लोग इनके साथ शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से जानकारियां मिल रही है कि वो बीएमसी में कलर के पद पे, बीएमसी में तमाम जो निचले पद होते हैं उनके पद पे, फिर इंजीनियर के पद पे नौकरी दिलाने के नाम पर किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 8 लाख रुपए लेते थे और लेने के बाद जो है या तो मोबाइल बंद कर देते थे या तो उनसे संपर्क से दूर हो जाते थे। इसी को लेकर प्रॉपर्टी सेल में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। आगे अब पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है सत्यप्रकाश, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? देखिए, चीटिंग के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद मुंबई के न्यायालय ने इनको 6 जुलाई तक प्रॉपर्टी सेल कस्टडी में रखने का आदेश दिया। लेकिन इस बीच प्रॉपर्टी सेल लगातार उन तमाम शिकायतकर्ताओं से भी संपर्क कर रही है जिनके इन्होंने पैसे लिए हैं या किस तरह के बहाने बताए हैं। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि इन लोगों ने उन लोगों को जो पेपर्स दिए हैं वो पेपर किस आधार पे बनाया गया और कहां से बनाया गया है। लिहाजा जिन लोग ने पेपर बनाए हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में न सिर्फ 4 लोग रहेंगे बल्कि इसमें 10 लोग और शामिल होने की आशंका जताई जाती है। लिहाजा ये भी देखा जा रहा है कि कितने लोगों ने किस किस मॉडल के साथ पेपर बनाया है। कलर का पेपर बनाया गया है, फिर इंजीनियर का पेपर बनाया गया है, फिर जो छोटे मोटे पद सी ग्रेड के पद रहते हैं उनके पेपर बना के दिए गए हैं कि आपको इस पद पर नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह की चीजें लिंक जोड़ा जा रहा है कि कितने लोग इसमें शामिल हैं, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होगी। इसी के साथ सत्यप्रकाश, देखिए पैसे ही नहीं, लोगों से उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा लिए हैं। अगर लोग कहीं और किसी भर्ती में जाना भी चाहे तो भी वो नहीं जा सकते, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके जमा हो चुके हैं और यही लोगों का सबसे बड़ा नुकसान है। देखिए, विश्वास में लेकर एक चीजें की गई है तो जाहिर तौर पर लोगों ने पेपर भी दिए हैं और खासकर ओरिजिनल दस्तावेज लेकर ये लोग गायब हो गए हैं। अब ऐसे में कोई भी सरकारी यंत्रणा किसी का ओरिजिनल दस्तावेज रख भी नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने उनके दस्तावेज लिए और अपने पास ही रख लिए। लिहाजा प्रॉपर्टी सेल इस बात की भी खुलासा और जांच कर रही है कि इस तरह के दस्तावेज के आधार पर कहीं और लोगों को चूना नहीं लगाया गया। बिल्कुल, क्योंकि जब ये अधिकारी जो है खुद एक महिला है और तमाम जो इन्होंने ये काम किया है उसके बाद ये कई और लोगों को भी इस तरीके का चूना लगा सकती हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है और इनके लिए भी कोई छोटी बात नहीं होगी। क्योंकि जब इन्होंने इतने लोगों से 2 करोड़ से ज्यादा जब रुपए ऐंठ लिए हैं, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऐंठ लिए, तो आगे भी वो ऐसे काम कर सकते हैं। तो इन पर क्या कार्रवाई होगी आगे? इनकी जो गिरफ्तारी हो चुकी है उसके बाद क्या कुछ होगा? देखिए, प्रॉब्लम बीएमसी में जब नौकरियां बहाल होती है तो जाहिर तौर पर एक टेंडरिंग प्रोसेसर होता है। टेंडरिंग के द्वारा लोगों की नौकरियां बहाल की जाती है। लेकिन इस तरह से धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ जो है 10 साल का प्रावधान है। अब ऐसे में चीटिंग के साथ, उनके पेपर के साथ फोर्जरी और उनके नैतिकता के साथ फोर्जरी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। लिहाजा अब ये देखा जा रहा है कि प्रॉपर्टी सेल और किन किन धाराओं के साथ इनमें लगाम लगाती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मॉडल्स मिल रहा है, पहला मॉडल पेपर लेना, फिर दूसरा मॉडल जरूरी है, जैसे एक के बाद एक ये मामले मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 3 जुलाई को इंदौर आने के कार्यक्रम बन रहे हैं और इसी के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री इंदौर शहर की जनता को धन्यवाद कहने आ रहे हैं। पिछले दिनों भोपाल प्रवास के दौरान सांसद शंकर लालवानी ने सीएम को धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फिलहाल कार्यक्रम स्थल को लेकर चर्चा हो रही है। प्रशासन के पास कार्यक्रम के लिए 2 विकल्प है। पहला विकल्प अभय प्रशाल का है, जबकि दूसरा विकल्प ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर का है। हालांकि कार्यक्रम के लिए अभय प्रशाल को सबसे मुफीद माना जा रहा है। बुधवार को जिला प्रशासन और निगम अधिकारियों ने अभय प्रशाल का दौरा भी किया है। बता दें कि धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि इंदौर जिला न केवल वैक्सीनेशन में पूरे देश में अव्वल नंबर पर रहा, बल्कि स्मार्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट 2020 में सर्वाधिक 7 अवार्ड जीतकर भी इंदौर ने देश भर में अपनी धाक जमाई है। धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर शहर की जनता को धन्यवाद देंगे और इसी के साथ कार्यक्रम आयोजन के लिए जल्द ही शहर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ सामाजिक संगठनों की भी बैठक की तैयारी हो रही है। इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी सीएम के कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे। मुख्यमंत्री एक लंबे अंतराल के बाद इंदौर आ रहे हैं, इसलिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अफसरों में भी उनके आगमन को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से गणेश तिवारी हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अब आगामी 3 जुलाई को इंदौर आने का एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसको लेकर अगर बात करें तो चाहे वो नगर निगम हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, लगातार जोरों शोरों से अब इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जुट चुका है और ऐसे कई स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये धन्यवाद कार्यक्रम जो है उसे सफल बनाया जा सके। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो अब अनलॉक के बाद यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, हालांकि अगर यह अभी कोरोना काल की बात करें, दूसरी लहर के बाद की बात करें तो अब जो अनलॉक हुआ उसके बाद ये उनका पहला दौरा होगा और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रुझान इंदौर की तरफ ज्यादा रहता है क्योंकि इंदौर की जनता और इंदौर वासियों की अगर बात करें तो इंदौर ने चाहे वो स्वच्छता के अभियान में हो, 4 बार स्वच्छता में नंबर बनाया है, चाहे वो स्मार्ट सिटी का कॉन्टेस्ट 2020 हो, उस पर भी 7 अवार्ड जीतकर इंदौर ने पूरे देश भर में अपनी धाक जमाई थी। साथ ही अगर बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर भी जिस कदर इंदौर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो है इंदौर में ही 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। इन तमाम बातों को लेकर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह धन्यवाद कार्यक्रम इंदौर में आयोजित करने की बातें चल रही हैं और आयोजित करने का कार्यक्रम जो है 3 जुलाई को किया जा रहा है। जहां अगर इंदौर सांसद शंकर लालवानी की बात करें तो उन्होंने अपने भोपाल प्रवास के दौरान जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये न्योता दिया था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से सीएम का ये पहला दौरा है अनलॉक, दूसरे अनलॉक के बाद, तो क्या इसमें इंदौर की जनता को, जैसा कि आपने बताया कि काफी रुझान है सीएम का इंदौर की जनता से, तो क्या उनके लिए कोई सौगात भी इस दौरान हो सकती है? देखिए सबसे बड़ी अगर बात करें तो इंदौर की जनता के लिए अगर जिस कदर स्मार्ट सिटी में भी इंदौर ने 7 अवार्ड जीते हैं 2020 कॉन्टेक्स्ट में, तो ऐसे में सबसे बड़ा जो इंदौर की अगर जनता को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भेंट करेंगे वो है मेट्रो प्रोजेक्ट। क्योंकि मेट्रो प्रोजेक्ट की अगर बात करें मुस्कान, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो काफी समय से इस कार्य पर पूरी तरह से अविलंब था, ये बंद पड़ा था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सबसे पहला अगर लक्ष्य है तो इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलाना है। उन्होंने बार बार कई संबोधनों में आपने कहा कि इंदौर की जनता को वो सौगात के रूप में मेट्रो ट्रेन देने जा रहे हैं। ऐसे में ख्याल कि कई कार्यों का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे नए आयोजनों की बात करें या नई सौगातों की बात करें तो हालांकि ये बातें जरूर सामने नहीं आ रही कि किस तरह की सौगातें इंदौर को दे सकते हैं। लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत अगर बात करें तो उन्होंने इस सौगात पर जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा से जोर दिया है और इसी को लेकर एक बार वो जनता को जरूर इस कार्य पर, जो मेट्रो ट्रेन इंदौर की बंद पड़ी थी, जो इसका कार्य है पूरी तरह से अभी अगर कोरोना काल की बात करें 2 वर्षों से पूरी तरह से ठप पड़ा था क्योंकि इस प्रोजेक्ट को 2021 में ही कंप्लीट करना था, लेकिन अब 2021 भी जाने वाला है और ऐसे में अभी भी काम पूरी तरह से बंद पड़ा है, ना कुछ के बराबर। गणेश, तो ऐसे में इस कार्य को भी सीएम का दौरा है, इसमें खास बातें क्या रह सकती है? सौगातें तो आपने बताई, लेकिन खास इस कार्यक्रम में क्या रहेगा? क्योंकि जनता को धन्यवाद करेंगे और तकरीबन ये देखा जाता है कि
सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो जनता का धन्यवाद करते नजर भी आते हैं, तो अब क्या खास रहने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात अगर करेंगे, पूर्व में भी बात करें, जो कोरोना का पहली लहर थी उस पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर की जनता को धन्यवाद देने आए थे, और इंदौर ने जिस कदर बढ़ चढ़कर कोरोना काल पर लोगों ने जागरूकता दिखाई थी उसको लेकर भी धन्यवाद किया था। ऐसे में अब दूसरी लहर के बाद अब अनलॉक हुआ है, प्रदेश अनलॉक हुआ है, इंदौर भी अनलॉक हुआ, तो इंदौर की जनता को धन्यवाद देने तो आए हैं। साथ ही सबसे बड़ी अगर बात करें तो क्योंकि इंदौर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है, और ऐसे में अब नगर निगम निकाय के चुनाव भी आने वाले हैं और पंचायतों के चुनाव भी आ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंदौर की जनता से रूबरू होने का लक्ष्य यही है कि जहां आगामी चुनाव भी है, और ऐसे में कोरोना काल के बाद इंदौर की जनता ने भी हालांकि बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया है, जागरूकता में भी बढ़ चढ़कर उन्होंने जागरूकता दिखाई है। इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हालांकि इंदौर की जनता को धन्यवाद देंगे, और कई लोगों से रूबरू भी होंगे, फेस टू फेस वो बात भी करेंगे तमाम इन बातों को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये जो दौरा है सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद को लेकर ही कहा जा रहा है कि जिस कदर इंदौर में वैक्सीनेशन और तमाम चीजों पर गणेश, जनता का इस उपलब्धियां पर क्या हासिल रुख की है? जिस तरीके से खुद सूबे के मुखिया आ रहे हैं उनको धन्यवाद देने, जनता क्या कुछ कह रही है इसको लेकर? देखिए, अगर सबसे पहले मुस्कान बात करें तो हालांकि प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी जरूर उत्सुक नजर आ रहे हैं, लेकिन आम जनता की बात है तो क्योंकि अभी तक पूरी तरह से आम जनता का व्यापार और बिजनेस और कामगार पूरी तरह से ठप थे, तो निश्चित तौर पर आम जनता हालांकि उतना रुझान जरूर नहीं ले रही मुख्यमंत्री के आगमन पर, क्योंकि अभी कोरोना काल का समय भी था, और ऐसे कार्यक्रमों में हालांकि अभी भीड़ भी ज्यादा नहीं जुटाई जा सकती है, तो वहां पर भीड़ भी नहीं हो सकती है। तो ऐसे में हालांकि आम जनता तो घरों के माध्यम से ही या फिर टीवी और समाचार के माध्यमों से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो भी उद्घोष होगा या जो भी बातें कही जाएंगी वो बिल्कुल, पढ़ या वो सुन सकते वहीं से हैं या देख सुनेंगे, सकते लेकिन हैं। देखने वाली बात होगी कि और जनता के लिए इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। बहरहाल बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।